तुम लोग को भी लगती रहेगी अब। हाँ जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंची थी गाड़ी? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया था। ठीक है, एक बार फटाक से देख करके उसको रिकॉल कर लो। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए शर्त क्या कि या तो दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डन। चलिए अब उसके बाद फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ। फर्स्ट वैरायटी क्या थी? फर्स्ट वैरायटी थी कोवेलेंट, ये हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड वैरायटी होती है बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज है भाई? इधर देखो, अरे बाप रे, चालू करें। चलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब क्या चीज है? इसमें तो क्या था बेटा, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए जाते थे। इसमें भी ऑक्टेट अचीव करेंगे, लेकिन दोनों जने ऑक्टेट अचीव नहीं करेंगे। कोवेलेंट की खासियत क्या थी? कोवेलेंट में दोनों के दोनों पार्टनर या तो डुएट डुएट, या तो डुएट ऑक्टेट, या तो ऑक्टेट ऑक्टेट, यही कहानी थी इसमें। लेकिन कैसा है कि एक का ऑक्टेट हमेशा फुलफिल रहेगा जबकि दूसरा वाला कम रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कहानी कि एक के पास चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन और एक के पास होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा एक पेयर शेयर कर देगा किसके साथ? 6 वाले के साथ। इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बहुत सारी जगह पे आप लोग देखोगे कि उसको ना ऐसा एरो दे करके शो करते हैं। तो एरो का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन पूरा का पूरा पेयर शेयर हुआ है इसमें। डन। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हम लोगों ने MgO वाला देखा था, याद है? MgO में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। कि इसको अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। आया समझ में? तो ये है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक के पास चाहिए आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास चाहिए कितना? 8। पक्का? चलिए। अच्छा, सिर्फ 8 क्यों? अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी भी तो 2 के 2 पूरा शेयर कर सकता है ना। तभी भी क्या होगा, दूसरे वाले का ऑक्टेट कंप्लीट और पहले वाले को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट रखा हुआ है। तीसरी कंडीशन आती है, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या जिसको आप आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक के पास तो 6 चाहिए, दूसरे के पास 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हो गया? चलो, अब अगली चीज आती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड भी। अब इस वाले में कंडीशन क्या बेटे? इसमें भी आपको चाहिए एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब याद करके देखो तो ऐसा वाला और किसके पास था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली कंडीशन कोवैलेंट में, पोलर कोवैलेंट में था ये चीज़। लेकिन उस वाले में क्या मैंने आपको बताया था कि पोलर कोवैलेंट वाले में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि कैटायन बनाने वाला पार्ट, वो हमेशा आएगा किससे? मेटलॉइड से। लेकिन अब इसमें क्या है कहानी? अब इसमें ये जो आएगा, ये आएगा किससे? मेटल से। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए NaCl, सोडियम जो है वो एक मेटल है, क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब ये क्योंकि ये मेटल है, तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड जनरली हमको कैसा मिलता है? इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक नेचर का। ठीक। सिर्फ यही क्यों, और भी देखो, जैसे कि
BeCl2, MgCl2, CaCl2, इन सब में क्या है कहानी? सब के सब क्या है? मेटल है जो कैटायन बनाने वाले। तो ये सब किस में काउंट होंगे बेटे? इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक में। डन। हाँ, पोलर कोवैलेंट वाले में भी जो नेचर ऑफ बॉन्ड था वो क्या था? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन क्या कहलाता था? बताया था बेटा मैंने ये नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद है? ठीक वैसे ही इसमें भी क्या रहेगा? जो नेचर ऑफ फोर्स है, नेचर ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। डन। चलिए अब अगला जो अपने पास नेचर मतलब क्या बोलना चाहिए, टाइप ऑफ बॉन्ड है, वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा एक चीज और, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में देखो जितने भी एग्जांपल हैं ये सब क्या है? एक तरीके से क्या ये सब क्या है? अगर मान लो एल्यूमिनियम फॉस्फेट लेते तो इसमें क्या बनता? इसमें बनता एल्यूमिनियम +3 और PO4 -3 एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड होता। लेकिन हम लोग ये सब है क्या? हम लोग इसको किस में रखेंगे? ये सब एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है? हम्म, क्या शर्त थी बेटे एसिड या बेस होने की, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ, एसिड कौन होता था? कितने साल हुए 10th दिए? अरे वो नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि 10th में जो एसिड और बेस पढ़े हो उसके हिसाब से कोई भी चीज़ एसिड कब बनती है, या कोई भी चीज़ को आप एसिड कब बोलते हो? चलो और हिंट दे देता हूँ, आरएनएस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड कौन, बेस कौन? टेंथ के नोट्स बुक्स हैं या किसी भेल या एग्रोल वाले को दे दिए हो?
तो अगर रखे हैं तो वो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे कि खुद भी समय समय पे अपने आप को रिवाइज करेंगे? कमाल ही कर दे रहे हैं यार। जल्दी से सोचो और याद करके बताओ क्या होते थे एसिड, क्या होते थे बेस। जब तक बताओगे नहीं आगे तो नहीं बढ़ने वाला मैं। क्लास टेंथ का टॉपिक है बेटे, रिकॉल करो क्लास टेंथ को। कॉपी की तरफ देखोगे तो याद नहीं आएगा। बस H प्लस आयन देगा तो एसिड, OH माइनस देगा तो बेस। ये मत बोलना कि टेंथ में पढ़े नहीं हो ये, तो दोनों के पेट में मुक्का मारूंगा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या आता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बेस बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? बता दो बेटे। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ही था ये वाला भी। CBSE सिर्फ अपना पास परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतलब ऐसे ऐसे लोगों को पास कर दे रहा है जो शायद 8th पास करना भी डिजर्व नहीं करते। क्यों? याद करो और बताओ। एक आंसर उसने दिया है, वो नहीं बताएगी, अब तुम लोग बताओगे। क्वेश्चन ये था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और H2O प्लस CO2 भी। टेंथ में कौन सी बुक पढ़ रहे थे तुम लोग? अरे कितना टाइम वेस्ट करोगे यार। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है ये बताओ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जब तक के नहीं बताओगे तब तक के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अब। आधा सही है।
6 गियर लग गए। कब कपाना बंद कर बेटे। न्यूट्रलाइजेशन मतलब वाकई शर्म की बात है कि 1 साल हो गया होगा कम से कम 10th पास किए। 1 साल से कम कितना, 6 महीना। रिजल्ट कब आया था मुन्ना? 13 मई। तो 13 मई से लेके अभी तक 7-8 महीने तो हो गए होंगे। 7-8 महीने हो गए, ठीक है, गिन लेते हैं। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, ठीक, मतलब 13 अगस्त को 3 महीना पूरा हुआ है। अभी 13 सितंबर आता तो 4 महीना पूरा होता। घर में कौन सा कैलेंडर है? ऐसे करंट से चल रहा है क्या कैलेंडर घर का, एकदम साए साए? बताओ, 3 महीने में ये हाल है तुम लोगों का कि भूल ही गए हो 10th का। बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा अलोंग विथ n नंबर ऑफ H2O। अभी भी याद नहीं आ रहा है तो याद करो। अच्छा, आप लोगों को स्कूल में अगर पढ़ाया गया रहा होगा कि सॉल्ट जो है वो फिर बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। मेरे ख्याल से आप में से किसी का सेट बी पढ़ा था क्या बोर्ड एग्जाम में, साइंस में? सेट बी में एक क्वेश्चन भी था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट, ऐसा कोई तो भी एक ठो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें। सेक्शन सी, ठीक, मतलब वो क्वेश्चन नहीं देखा है आप लोगों ने। तो उसमें हम लोग ना सॉल्ट और सॉल्ट के बहुत सारे कैटेगरीज पढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट वाले में ये जितने भी एग्जांपल हैं मोस्टली क्या है, ये सब क्या है, सॉल्ट ही है। आया समझ में? अब ये बात आप लोगों के भेजे में और अच्छे से तब घुसती जब आप लोगों को सॉल्ट याद होता। सुन लो इधर, मतलब बेशर्मी की हद है। सॉल्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए बेटे आपको? अब तो बताओ। हाँ ठीक है, सॉल्ट बनने के लिए आपको चाहिए एसिड और बेस, ठीक है। और ये दोनों जब बनेंगे तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन इसमें से आपको n नंबर ऑफ H2O माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी क्या थी, एसिड और बेस और सॉल्ट प्लस n नंबर ऑफ H2O, ठीक। तो एसिड और बेस के बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से n नंबर ऑफ H2 निकालने के बाद जो कहानी बचेगी वो कहलाएगा सॉल्ट। सॉल्ट जो है बेटे ये होता था 3 तरीके का। कौन कौन से 3 तरीके? एक होता था एसिडिक सॉल्ट, एक होता था बेसिक सॉल्ट, और एक होता था न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक। अब ये इस एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट पहचानने के लिए आप लोगों को छोटी छोटी 2-4 लिस्ट याद करनी पड़ेगी, जो अभी संभव है नहीं, अभी उसका टाइम है नहीं, ठीक। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर आप बोल रहे हो कि उसमें बेस और मतलब बेसिक और एसिडिक सॉल्ट होता था, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आएगा बताओ तो? स्ट्रॉन्ग बेस में LiOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ठीक। और ये सब क्या है? अरे बेस तो है, लेकिन आपको मालूम है सोडियम का बेस क्या? NaOH। ये आपने पढ़ा हुआ है, H2O बनाने के लिए यही तो क्या देगा, OH माइनस देने वाला है, ठीक। सिमिलरली अगर मान लो ये होता क्या, KOH, तो ये क्या देता फिर, OH माइनस, जो जाता किधर, किसी H प्लस के साथ में बाइंड अप होकर के क्या बनाता, H2O बनाता। आ रहा है समझ में? तो एक चीज़ तो देखो, यहाँ पर बेस बनाने के लिए जो भी चीज़ आ रही है वो सब क्या है, मेटल। ये सब मेटल है ना, नहीं है, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे किससे? जैसे कि मान लो ये रिएक्ट कर रहा है HCl, ये मान लो रिएक्ट कर रहा है किससे, HNO3, तो ये H+H+ तो कॉमन है, ये क्या अलग हो गया, H2O अलग। इसमें क्या बनेगा बेटे, सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बन रहा है, और इसमें क्या बनेगा,
KNO3। आया समझ में? तो कुल मिला के कहानी क्या बेटा कि ये जो कैटायनिक पोर्शन है ये कहाँ से आया? बेस से, ठीक। और ये जो Cl माइनस CO3 माइनस ये सब किस में से आया? तो अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो अपना मेटल है, और आपको तो अब बहुत अच्छे से मालूम है बेटे कि मेटल्स के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। देखा ना, मेटल के हाइड्रोक्साइड तो है ये, ठीक। तो अब कहानी क्या, अगर ऐसी चीज़ को आप इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक सॉलिड बोल रहे हो, तो जब मेटल रहता है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कैटायनिक पार्ट, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट, ठीक। तो क्लास 10 की बुक अगर रखी होगी, नहीं दी हो किसी भेल वाले को, तो उसमें देखना सॉल्ट के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा तो आइडिया मिलेगा। चलिए अब आते हैं मेटलिक बॉन्ड। एज द नेम सजेस्ट, ये मिलेगा किस में? मेटल्स में। डन। तो चलो अब अगर मेटल्स में ये मिल रहा है मेटालिक बॉन्ड, तो आपको मालूम है मेटल तो सिर्फ क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की हालत है उन बेचारों की। क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं? नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे तो उसका खुद का रिडक्शन नहीं होगा। मतलब इतने डेप्थ में नहीं पढ़ोगे क्लास 10th में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का थोड़ा मोड़ा उसमें था, और कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। ठीक है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मेटल जो है ये क्या है? अब मेटलिक बॉन्ड किस में मिल रहा है? मेटल्स में ही। लेकिन आपको मालूम है मेटल जो है वो प्योरली क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब मेटल क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करना चाहता है? ताकि उसको तो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना है, बीइंग अ गुड कंडक्टर, है कि नहीं? तो अब कहानी क्या है, मेटल्स जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ तो सारे मेटल क्या टेंडेंसी रखेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ताकि वो इलेक्ट्रॉन सर्किट क्लोज करके करंट फ्लो करे। यही है लॉजिक। लेकिन अब ये मेटलिक बॉन्ड क्या? मेटलिक बॉन्ड होता है कि एक मेटल का कैटायन दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अट्रैक्शन में है, ठीक। अब ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा, या फिर उसी एटम का कोई एक कैटायन ज़्यादा? सीधे सीधे और आसान से समझो। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को दे दिया अब दोनों में Cl है, लेकिन एटॉमिक साइज किसका छोटा है इन दोनों में? पोटेशियम का। और इसका एटॉमिक साइज पक्का बड़ा है। घर जाके निमोनिक्स का प्रैक्टिस तुम लोग इतने बार बोलने के बाद भी नहीं किए बेटा। अगर किए होते तो मैं तुम लोगों को चेक करने के लिए गलत बोल रहा हूँ कि तुम लोग अब पकड़ोगे। हाँ, ऊपर वाले का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, सोडियम का एटॉमिक साइज पोटेशियम से कम है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये उसके नीचे है, ठीक। अच्छा, अगर एटॉमिक साइज कम है तो इसका मतलब है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं वो खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, ठीक। लेकिन अगर क्या बोलना चाहिए, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, यानी कि यहाँ से अब बॉन्ड को ब्रेक करना KCl के मुकाबले में, KCl के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। अब वापस आओ इसमें, हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए, जल्दी बताओ ना। हाँ, यस यस, ठीक। तो अब कंडीशन क्या बेटे, ये सोडियम का एटॉमिक साइज पोटेशियम से है थोड़ा सा कम। पोटेशियम की साइज जो है वो थोड़ी सी बड़ी, किससे? सोडियम से। तो एक छोटा एटम एक बड़ा एटम, किस में से इलेक्ट्रॉन उड़ाना आसान है? बड़े से। क्यों? क्योंकि लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को उड़ा के लेके जाना आसान है। तो अब बताओ इन दोनों में से किस में डिसोसिएशन होके प्लस माइनस इजीली बनेगा? के। क्यों के? बस क्योंकि इसका एटॉमिक साइज इससे बड़ा है, ठीक। तो
अब ये तो हमको समझ में आ गई कि जितने भी मेटल हैं, मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेटलिक बॉन्ड होगा कि इसमें मेटल में, तो अगर सारे मेटल एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन ही बना रहे हैं तो उन सारे कैटायंस का अट्रैक्शन किससे चल रहा है? जो भी उनका नेक्स्ट एटम होगा, मतलब आजू बाजू अड़ोस पड़ोस का, उसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, लेकिन उसके पास और भी तो हैं जिनसे वो अवेलेबिलिटी शो कर सकता है कि इसके लिए, इस मेटल एटम के लिए। मेटल के लिए क्यों? अब भी बता रहा हूं भाई, अब भी बता रहा हूं, मेटल के लिए क्यों? कमाल ही कर दे रहे हो भाई, ऐसे बैठोगे तब तो हो चुका। सारे मेटल्स कैटायनिक हैं। जैसे अगर एक पीस ऑफ कॉपर लोगे तो उसमें जितने भी कॉपर हैं वो सब क्या है? सब के सब मेटल हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाएंगे, ठीक? तो अगर सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाएंगे तो उन डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके जाएगा? एनायन। धन्य हो भगवान मेरे बुद्धि के देवता। मेटल्स में होता है भाई, इसको आप लोग लिख लो, आप लोग दिमाग चलाने की हालत में हो नहीं। क्या लिखना है? हाँ, दिमाग चलाने की हालत में हो। वही उसी चीज को तो मैं पूछ रहा हूं। सारे मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को लेके कौन जाएगा? इनके साथ में कहानी किया थी बेटे, ये तो एक डोनेट कर रहा था, दूसरा लेके जा रहा था, बॉन्ड बन जा रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही थी, बॉन्ड बन जा रहा था। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही है, शेयरिंग क्या, कंप्लीट डोनेशन है, तब भी बॉन्ड बन जा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि सारे मेटल अगर कैटायन ही बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए पे दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा बॉन्ड बनाने के लिए? नॉर्मल बेटे, ये मेटेलिक बॉन्ड एज द नेम सजेस्ट, ये सिर्फ मेटल में है। तो दो एटम, एक ने इलेक्ट्रॉन दे करके कैटायन बना लिया, और तो वो कैसा बन गया? कैटायनिक, यानी पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा वाला जो रहेगा उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से बॉन्डिंग रख रहा है, और दूसरे वाले का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग रख रहा है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन, ठीक? तब बनता है मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड जो है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। वैसे भी आपने मेटल्स को यूजुअली नहीं ही देखा होगा कि पड़े पड़े वो सड़ जा रहा हो उसमें से। अब सड़ने का रीज़न क्या है, मतलब उसके कोरोड होने का रीज़न? हाँ, मैं हिंट भी कर रहा हूँ, जबकि कोरोड होने का रीज़न क्या है? लास्ट ईयर पढ़े हो भाई। हाँ, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट बनाता है, ठीक? यही है, थैंक गॉड। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर एक प्योर पीस ऑफ आयरन या प्योर पीस ऑफ कॉपर रखा हो तो वो रखे रखे उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती हो, ठीक? कॉपर की जंग कौन से कलर की है? ग्रीन, वेरी गुड, बच गए तुम। तो इसके साथ कहानी क्या है बेटे? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एवर। फिर से रिकॉल कर लो, कोवेलेंट क्या था? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद दोनों या तो डुएट डुएट, या तो एक डुएट एक ऑक्टेट, या तो फिर दोनों ऑक्टेट ऑक्टेट अचीव करेंगे। कोऑर्डिनेट क्या था? ये भी एक तरीके का ही कोवेलेंट है, लेकिन अब इसमें क्या है? प्योरली मतलब प्योर डोनेशन है, पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसमें क्या कंडीशन चाहिए? या तो 6-8 या तो 6,2। उसके बाद आए हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक। इसमें क्या बोला कि इसमें भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कौन लेके आएगा? मेटल। अब इसके इतने सारे एग्जांपल्स तो हम लोगों ने देख लिया और इन एग्जांपल से कंक्लूजन पे पहुंचे। कंक्लूजन क्या था?
कंक्लूजन क्या था कि यूजुअली इसमें हम लोग सॉल्ट्स को ही तो रख रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगली चीज आई किसके किसके बीच में, मतलब क्या, मेटेलिक बॉन्ड जो होगा किसमें, सिर्फ और सिर्फ दो मेटल एटम में, लेकिन दोनों की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाने की, है कि नहीं। मेटल्स तो कैटायन बनाना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे कौन आ गया इसकी इस डूबती नैया को संभालने के लिए, जल्दी बताओ कौन आ रहा है। एक का आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले का आना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको इन टोटैलिटी दिख रहे हैं उसकी पेरीफेरी पे वो सब, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको नाम दिया जाता है कर्नल। अब ये कर्नल क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों ने मालूम है ना, लास्ट ईयर पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अपने, जैसे इधर देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, वो जैसे जैसे उस जगह को छोड़ते छोड़ते जाएगा तो उस जगह पे वो उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव पॉजिटिव होल छोड़ते हुए जाता है। जब वो सारे होल एक साथ में कनेक्टेड होते हैं तब वहाँ से फिर क्या होगा, करंट का फ्लो। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चल के गया और अपने पीछे पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर उसने बना के छोड़ दी, वही चीज़ क्या कहलाती है, कर्नल। तो मेटल्स की कंडीशन में एक मेटल का कर्नल और दूसरे मेटल का इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका मतलब ये भी है जितने कर्नल उतने इलेक्ट्रॉन। यही रीजन है कि ये जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एवर। अच्छा, कर्नल हम लोग एक और चीज को बोलते हैं, सेम स्पेलिंग, भुट्टा खाते हो, भुट्टा भुट्टा मेज, उसमें वो जो रहता है वो क्या है, उसकी बीज है क्या, जो इसको खाते हो वो क्या बीज है, वो एंडोस्पर्म है। क्या होता है एंडोस्पर्म, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो क्या हो गया, केमिस्ट्री में हो ना, ठीक। तो उसके जो दाने रहते हैं ना बेटे, उन दानों को हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में कर्नल। चलो तो इतने को जल्दी से लिखो। हो गया बेटे। मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करता था, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, डबल पॉजिटिव तो डबल नेगेटिव। लेकिन अब इसमें क्या है कहानी, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो जब जब अपनी जगह छोड़ के जाएंगे वहाँ पे उतने उतने पॉजिटिवली चार्ज होलोस्फीयर तैयार होंगे जो कहलाएंगे कर्नल। यानी उतना सारा पॉजिटिव स्पेस और उतना ही सारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग। और उसी के कारण जो है मेटलिक बॉन्ड जो है वो क्या रहता है बेटा, हमेशा इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एवर। चलो अब इतने के बाद फिर अगला एक देखना है अपने को, ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए है, एंड दैट इज वॉन डर वाल फोर्सेस।
ठीक, वॉन्डरवॉल फोर्स थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या है बेटे, इट इज द वीकेस्ट बॉन्ड। अच्छा, वीकेस्ट बॉन्ड बोल रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ तो बेटे, मेटल जो है वो तो सॉलिड था, तो इसलिए मान सकते हैं कि उसमें ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता रहा होगा। तो उस सेंस में सोचोगे तो अगर ये वीकेस्ट है तो ये कौन से स्टेट में मिलना चाहिए, गैसेस स्टेट में, क्योंकि आप लोगों को 9 से एकदम रटा दिया गया है कि गैसेस पार्टिकल्स आर gaseous particles are located at very far to each other या very far from each other। दो gaseous particles के बीच का distance maximum होता है ना, जिसके कारण ही क्या होते हैं, वो बहुत easily ऐसा random zigzag movement करते हैं। याद है ये वाला पढ़े हो आप लोग। और उस गैस की उस गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा रैंडमली मूवमेंट करेगा इधर से उधर, छोटी जगह है तो। अच्छा, रूम के इस कॉर्नर पे स्प्रे मारने से उसकी स्मेल उस कॉर्नर तक क्यों जाएगी, डिफ्यूज होंगे। और डिफ्यूज क्यों होंगे, क्योंकि उसी रैंडम जिगजैग मूवमेंट के कारण। ठीक, तो ये वॉन्डरवॉल फोर्स किस में मिलेगा बेटा, ये मिलेगा अपने को गैसेस में। डन। तो ये तो हो गए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ऐसा बॉन्ड है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक, और वो बॉन्ड कौन सा है, इसको हटाऊं, वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई सा भी एटम। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दौड़ में कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है लेकिन मेटलॉइड है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर चलती है, वो है कार्बन। ठीक, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.1, इसका होता है 2.3, यानी कि लगभग समान समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जब ऐसे वाली कंडीशन में इनके बीच बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड का नेचर होता है प्योरली कोवैलेंट। ठीक है, जबकि अब ये जो है हाइड्रोजन का होता है 2.1 और फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है 4.0, यानी इनके बीच में डिफरेंस जो भी होगा वो बाकी पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस से सबसे ज़्यादा है। तो इनके बीच का बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आयनिक नेचर का। बाकी बच गए ये तीन, इनके साथ बॉन्डिंग होती तो है लेकिन ना के बराबर। बच गया कौन अपने लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन और या तो उसके साथ नाइट्रोजन मिल जाए या तो उसको ऑक्सीजन मिल जाए, फिर ये या तो सिमिलर एटम के हो, सॉरी मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल के हो, या तो फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल के हों। ठीक, चलो एक काम करते हैं, इसको लिखने की कहानी और इसके आगे इसके एप्लीकेशंस की कहानी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, तुम लोगों की आंखें बंद हुई जा रही हैं, क्या ही फ़ायदा पढ़ा के अगर भेजे में ही ना घुसे।